हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड सारी ढीले हाईजैक कर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हद हो गई भाई, मतलब लिटरली देखो यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो, लुकाकू का इंटरव्यू और टीमो वर्नर की शूटिंग, इन तीनों ही चीज़ों में ना जो कॉमन चीज़ है वो है कि ये तीनों ही अनप्रेडिक्टेबल है, आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यार जोक्स अपार्ट, एक्चुअली में दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। और मैं तुम में से जितने भी लोग एक्चुअली में इस फिलोसफी में भरोसा रखते थे ना कि द मोमेंट हमने फ्रैंकी डियोंग की डील को साइन किया, हमने या फिर हमको एक तरीके से वो एक वर्बल बिलीफ होता है ना, उनको वर्बल एग्रीमेंट लेकिन अपन को वर्बल बिलीफ कि हाँ भाई अब तो ये डील हो ही जाएगी, उसी के बाद यहाँ पर यूनाइटेड ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव हो जाएगी। एंड दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल कि तुम लोग क्यों करेक्ट थे। देखो अब मलासिया को, यानी मलासिया फ्रॉम फेयनूर्ड, जो कि फेयनूर्ड के लेफ्ट बैक है, उसको यहाँ पर पॉसिबली, ऑलमोस्ट पॉसिबली हमने यहाँ पर साइन कर लिया फॉर 15 मिलियन प्लस 2 मिलियन सेट डाउन, जो कि पॉसिबली अभी से कुछ टाइम पहले तक, कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर ये ओलंपिक लियोन की डील थी। इंटरेस्टिंगली ना, यहाँ पर इंग्लिश मीडिया को भनकते नहीं लगी भाई, सन मिरर इन द मड। लेकिन एक्चुअली में यार इसकी सबसे पहले 3-4 चीज़ें की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसकी नीड, क्या ज़रूरत क्या पड़ी, जहाँ पर हम एक सीडीएम को यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं, एक स्ट्राइकर को टारगेट कर रहे हैं, एक विंगर को टारगेट कर रहे हैं, एक थर्ड चॉइस सेंटर बैक को टारगेट कर रहे हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ अ फुल बैक एंड पर्टिकुलरली अ लेफ्ट बैक। अब देखो यार, इस चीज़ को समझने के लिए तुमको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी कि अभी की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास लूक शॉ है और एलेक्स टेल्स है। अब अगर एलेक्स टेल्स की बात करें तो देखो उसके साइंस हमको दिखते हैं कि येस ही कैन इम्प्रूव, ही इज़ अ गुड एट टाइम्स। लेकिन डेफिनेटली अगर एरिक टेन हैग की, अगर उसकी सिस्टम की बात करें तो बहुत टाइम से इस पर डिस्कशन होता हुआ आ रहा है कि टेलेस इज नॉट गुड इनफ, ये सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टेलेस को अपग्रेड किया जा सकता है। अब तुम कहोगे क्या लूक शॉ को अपग्रेड नहीं किया सकता? देखो यार, लूक शॉ में और एलेक्स टेल्स में फ़र्क ये है कि टेन हैग के सिस्टम में लूक शॉ परफेक्टली फिट बैठता है। देखो यार, लूक शॉ में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसकी कंसिस्टेंसी और मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है। एंड दैट इज़ वाई कि जहाँ पर एलेक्स टेल्स को एलिमिनेट करके हम एक नया एक लेफ्ट बैक ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि अगर लूक शॉ भी अगर इंजर्ड हो जाता है ना, तो हमारे पास बैकअप है जो कि काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अच्छा ही है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये डील वर्थ इट थी। अब देखो, हमने ज़रूरत की बात कर ली, अब थोड़े से फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। 17 मिलियन में या फिर 15 मिलियन में ये डील लिटरली बहुत ज़्यादा सही है। और आई थिंक एलेक्स टेल्स को हम इससे ज़्यादा पे सेल कर सकते हैं। मोर ओवर इस चीज़ की ये भी हमको मानना पड़ेगा कि एरिक टेन हैग ने पर्टिकुलरली इसको बहुत क्लोजली देखा है। और यहाँ पर चुटकियों में क्यों यहाँ पर यूनाइटेड ने इस डील को हाईजैक कर लिया, ये साफ बताता है कि यूनाइटेड इज कम्प्लीटली इन सपोर्ट ऑफ एरिक टेन हैग विजन, ऑन दैट इज समथिंग जो कि हमको बिल्कुल चाहिए था। तो ये भाई मेरे को बहुत सही लगा कि यूनाइटेड ने डील चाहिए था, एग्रेसिवली डील को यहाँ पर कंप्लीट किया। समथिंग जो कि हर यूनाइटेड फैन को ये लग रहा है कि ठीक है भाई, फ्रैंकी डियोंग को रैप अप कर रहे हैं, मलासिया को रैप अप कर लिया, अब यहाँ पर बारी आती है बाकी के ट्रांसफर टारगेट्स की, और उसमें भी हमको यही अप्रोच चाहिए और इतनी एग्रेसिवनेस चाहिए। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी चेल्सी की। तो भाई नेमार का तो देखो यार मामला ना, मतलब आप अगर इफ़ यू आर अ चेल्सी फैन तो भाई डेफिनेटली देखो तुम्हारे खुशी के दिन है भाई। तुम सबसे पहले साल से रोनाल्डो से लिंक्ड हो रहे हो, तुम नेमार से लिंक्ड हो रहे हो और डील साइन कर रहे हो, जो कि अभी हम जिस पे बात करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली बात करते हैं यहाँ पर नेमार की। अब नेमार की स्टोरी में देखो यार, हम डेली एपिसोड्स में लगातार इस चीज़ पे बात करते आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली श्योर कि अगर आप इस चैनल के एक्टिव मेंबर हो तो तुम पूरे अप टू डेट रहेंगे। और अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर चेल्सी के बहुत ही एक्सपीरियंस सेंटर बैक और जो नेमार के साथ इतने टाइम से टीममेट था, थियागो सिल्वा, यहाँ पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस चीज़ को कहा कि इफ़ देयर इज समथिंग जो कि नेमार और पीएसजी के बॉन्ड को तोड़ रहा है, या फिर हम कहें कि नेमार ट्रांसफर विंडो में एक्टिव हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक क्लब होना चाहिए और वो है चेल्सी। इंटरेस्टिंगली इनफ ये इसने इतने कन्विक्शन के साथ कहा कि एक्चुअली में यहाँ पर बार्सिलोना का नाम भी नहीं, जो कि तुमको पता है कि जब नेमार कभी सेलेबल ही नहीं था तब साले हर साल बार्सिलोना के लिंक आते थे। और अब एक्चुअली में जब पीएसजी बिल्कुल ही जान छुड़ाना चाह रही है इस प्लेयर से, तो बार्सिलोना का नाम बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, इंटरेस्टिंग इनफ यहाँ पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये चीज़ तो ख्याली पुलाव है, ये चीज़ स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक यहाँ पर पीएसजी कुछ सेक्रीफाइस ना करे। अब देखो यार, सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि चेल्सी पे कर सकती है। आई थिंक चेल्सी का जो नया ओनर है उसको लिखनी है भाई हिस्ट्री।
वो बनाना चाहता है इसको ऐतिहासिक, और सबसे अच्छी बात वो टूकल को पूरा पूरा सपोर्ट दे रहा है, जहाँ वो खुद स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसने टूकल को भी एक बहुत ही फ्री हैंड दे रखा है, जो कि अभी तक हम चेल्सी के बाकी मैनेजर्स के अंडर कंपेरेटिवली हम इतना नहीं देखते थे। और टूकल को नेमार सही में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि स्टर्लिंग रफीनिया भी इस पूरे मिक्स में है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ सोर्सेज की, तो लोन डील की अगर हम बात करें, आपको वेजिस तो बांटनी ही पड़ेगी। आई थिंक यहाँ पर ना पता है क्या होगा कि आप कहोगे कि नेमार को खरीद क्यों नहीं सकते जब इतना 40-50 मिलियन तो प्राइस टैग है, वो भी नेमार के लिए। यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्लब ने इस तरफ से सोचेगा कि ठीक है हमको 40 मिलियन पे करने, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये सोचेगा कि साला 40 के साथ हमको जो इसकी इतनी बड़ी सैलरी है वो भी पे करनी पड़ जाएगी। तो उससे बढ़िया तो ये कि हम 40 नहीं करते, किसको खरीदना ही नहीं है, हम इसको लोन पे उठा लेते हैं और सिंपल हम यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई 50 हम देंगे, 50 तुम दे दो। और पीएसजी को इतना तो देखो करना पड़ेगा। अब इतने तुमने इस डील के चक्कर में पूरा ट्रांसफर मार्केट की मार्च होती है, तो तुमको भाई ये तो संभालना ही पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, वो है यहाँ पर चेल्सी की बाकी 2 डील्स। स्टर्लिंग की बात करें, स्टर्लिंग देखो भाई फुल फ्लेक्स स्टर्लिंग पे काम चालू है। यहाँ पर ऑफर दे दिया जाएगा, या फिर अब तब तक तुम वीडियो देख रहे होंगे शायद से दे भी दिया होगा। और जिसको सिटी बहुत कम चांसेस है कि सिटी इस चीज़ को रिजेक्ट करेगी, बिकॉज उनके प्लान का है कि स्टर्लिंग को जो भी डिसीजन बनाना है हम उसमें राजी हैं, एज लॉन्ग एज कि हमारे रेंज में वो ट्रांसफ़र फी का ऑफर आ जाए। आ चुका है, चेल्सी का उसी रेंज में ऑफर है। स्टर्लिंग ने डिसीजन बना लिया है कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अपना चेल्सी के साथ ही साइन करेगा। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस हफ्ते ये वाली डील कंप्लीट हो जाएगी। कमिंग टू द रफीनिया, भाई चेल्सी ने आग मूत रखी है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले बात करते हैं कि डील का स्ट्रक्चर और हुआ क्या है, और फिर बात करें कि एक्चुअली में जिसके मुंह से इन्होंने निवाला छीना ना, क्या एक्चुअली में उनके लिए फ़ायदेमंद है, या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने खुद का भी नुकसान कर दिया और उनका भी नुकसान किया। अब बात करते हैं पहले डील की। तो मैं देखो अभी तक सबसे पहले ये हो रहा था कि बार्सिलोना रेस में थी, बार्सिलोना के साथ पर्सनल एग्रीमेंट 1976 से साइन थे, लेकिन इन पे बार्सिलोना पे पैसे नहीं है, और अगर आएंगे भी, जो कि अब पता चल रहा है कि यहाँ पर वो अपने जो इकोनॉमिक लेवरेज है उनमें से पहला ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बहुत कम चांसेस है कि बार्सिलोना ये फंड रफीनिया के लिए यूज़ करेगा। कमिंग टू द सेकंड क्लब जो कि आता है यहाँ पर अब आर्सेनल। अब देखो यार, अगर हम डेविड ऑस्टिन की रिपोर्ट जो कि तुम सब ने पढ़ ली होगी ट्विटर से या फिर एथलेटिक से, तो एक चीज़ तो तुमने बहुत क्लोजली नोटिस करी होगी या फिर बाई चांस तुम मिस कर गए होंगे, वो ये चीज़ है कि उसमें ये नहीं लिखा है कि चेल्सी ने डील कंप्लीट कर ली है। उसमें ये लिखा है कि जितना जो सिचुएशन है ना, जो यहाँ पर वाइब आ रही है वो ये आ रही है कि चेल्सी डील साइन कर लेगी, चेल्सी ये डील कंप्लीट कर लेगी, चेल्सी यहाँ पर रफीनिया को खींच लेगी फ्रॉम आर्सेनल। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्सेनल रफीनिया की डील से पीछे हो चुका है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि रफीनिया ने एक्चुअली में डिसीजन बना लिया है बिटवीन चेल्सी और आर्सेनल। लेकिन हाँ, आई थिंक नो ऑफेंस टू आर्सेनल, लेकिन पूरे चांसेस है कि रफीनिया को अगर इन 2 क्लब में से चांसेस है तो वो चेल्सी में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। हाँ, ये मैनेजर का भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है, एंड डेफिनेटली चैंपियंस लीग फुटबॉल भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पैसों की। अब ऐसा हो सकता है कि आर्सेनल चेल्सी के ऑफर को मैच कर दे, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आर्सेनल या तो ये मान के चले कि रफीनिया एक ऐसा प्लेयर है जो कि वो छोड़ ही नहीं सकते, मतलब छोड़ ही नहीं सकते हम तो, चाहे तो 10 मिलियन फालतू देने के लिए। और दूसरा रीज़न ये है कि आप उसको कन्विंस कैसे करोगे कि चैंपियंस लीग फुटबॉल और टुकल से ज़्यादा बेटर तेरे लिए आर्सेनल में तेरा फ्यूचर है। सो ये चीज़ मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर, और हाँ ऑफ कोर्स तीसरा ये है कि रफीनिया को आर्सेनल आना भी चाहिए होता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं मान के चलो कि लीड्स यूनाइटेड और चेल्सी में साठगांठ हो चुकी है। दी ओनली थिंग मिसिंग इज रफीनिया की। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर इस डील के प्रोज एंड कॉन्स के। अब मैं डेफिनेटली यहाँ पर टैक्टिक्स जो एनालिस्ट होते हैं, मैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मैं उनके थॉट्स पढ़ रहा था, वो यहाँ पर ये कहते हैं, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरा ओपिनियन यहाँ पर क्या है। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आप 2 सिस्टम को देखोगे तो आर्सेनल एक वाइड सिस्टम पे चलता है, और चेल्सी थोड़ा सा आप कहोगे कि अगर अटैकिंग वाइज पे बात करें तो वो सेंट्रल होता है। और रफीनिया एक ऐसा प्लेयर है जो कि लाइन पे ही नचाने वाला प्लेयर है, और वो आर्सेनल में ज़्यादा सूटेड होता है एज़ कम्पेयर टू चेल्सी, जहाँ पर विंग बैक का एक काम होता है और थोड़ा सेंट्रल हो जाते हैं बाकी के 3 फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि रफीनिया आर्सेनल में ज़्यादा सूट करेगा, प्लस यहाँ पर चेल्सी में उसका इन्वायरमेंट यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। अब इस पर बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। देखो ये बात तो सच है कि चेल्सी विंग बैक्स के थ्रू ज़्यादा ऑपरेट करेगी, लेकिन ये बात गलत है कि वो बहुत सेंट्रली जाएंगे। आई थिंक टुकल नोस, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रहीम स्टर्लिंग एक प्रॉपर आउट वाइड रनर है।
और रफीनिया एट द अदर एंड आई थिंक ये टुकल का एक सिस्टम का इन्फ्यूजन होगा और हमको डेफिनेटली नए सीजन में टुकल की तरफ से एक नया वर्जन देख सकते हैं हम उसके सिस्टम का, क्योंकि इस सीजन भी एट टाइम्स उसको क्रिटिसिज्म मिला है कि वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है अपने एक टाइप के स्टाइल ऑफ प्ले पे, विच एक्चुअली एक्सपोज द लुकाकू थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रफीनिया स्टर्लिंग वुड डू वंडर्स। ये चीज़ कहना है कि ठीक है आर्सेनल का सिस्टम सूटेड हो सकता है, हू नोज, लेकिन ये चीज़ कहना है कि टुकल इस चीज़ को मास्टर नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। एंड एट दी वेरी लीस्ट मेरे को पता है कि टुकल अपने सिस्टम में ट्वीक ज़रूर करेगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने आज के एपिसोड की लास्ट अपडेट की, विच कम्स ऑन अनदर प्लेयर जिसमें आर्सेनल रेस में है, बट इस बार उनके सामने यहाँ पर चेल्सी नहीं है, स्पर्स नहीं है, एक्चुअली में खुद यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड है। वी आर टॉकिंग अबाउट लिसांड्रो मार्टिनेज। अब देखो लिसांड्रो मार्टिनेज की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर हमको थोड़े से हिंट और लिंक्स मिलते हैं ऑफ एंटनी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम खुद सोचो कि एएक्स यहाँ पर एंटनी और लिसांड्रो मार्टिनेज दोनों को कैसे जाने देगा। अब जहाँ हमको एंटनी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहीं एट द सेम टाइम तुम सोचो कि लिसांड्रो मार्टिनेज एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। पर्टिकुलरली यूरियन टिम्बर से ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को लिसांड्रो मार्टिनेज। तो यूरियन टिम्बर के लिए हम इतने अपने चूड़ियाँ तोड़ रहे थे, मातम बना रहे थे कि भाई हद हो गई और यूरियन टिम्बर को आने नहीं दे रहे। लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए की इंपॉर्टेंस ज़्यादा उत्पन्न है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको राइट विंग भी चाहिए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, अगर लिसांड्रो मार्टिनेज की डील हम नहीं कंप्लीट करेंगे और आर्सेनल ने कंप्लीट कर दी तो भी इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि फिर वो एंटनी को सेल नहीं करेंगे। और अगर लिसांड्रो मार्टिनेज ने किसी को, तो हमारे पास एक क्लियर रास्ता है कि हम एंटनी को साइन कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो 70 मिलियन के प्राइस टैग लगा रखे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि लिसांड्रो मार्टिनेज और एंटनी दोनों को ही नहीं सेल करना, वो चाहते ही नहीं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत प्लेयर सेल कर दिए। अब बात करते हैं लिसांड्रो मार्टिनेज, पर्टिकुलरली इस समय सिचुएशन क्या बनी हुई है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्सेनल की जो सेकेंड बिड है, पहली बिड रिजेक्ट कर दी थी, सेकेंड बिड है वो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एएक्स को दे दी है, जो कि अराउंड 40 के आसपास की है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला ये है कि जहाँ पहला ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और दूसरे साइड यहाँ पर कुछ मेंटेन कर रहे हैं कि एएक्स इनको सेल नहीं करना था, दूसरा ऑफर अभी भी टेबल पे रखा हुआ है एएक्स के, यानी कि उन्होंने रिजेक्ट नहीं करा है। एट द सेम टाइम अगेन रैंडी ऑर्टन वाली हरकत कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए 5 मिलियन यहाँ पर ज़्यादा ऑफर करे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर हम ये डील खींच लिए ना तो इससे प्यारी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, मैं तुमको सही बता रहा हूँ। हाँ, आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से उसके हैंड पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले रफीनिया की डील पे आ गए और उसके बाद यहाँ पर ही लिसांड्रो मार्टिनेज की डील पे आ गए, लेकिन दैट मीन्स अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि अगर हम लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए एक एग्रेसिव अप्रोच रख रहे हैं तो क्या एंटनी को हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसका प्राइस टैग 70 मिलियन जाने वाला है और उस पर फिर एएक्स नहीं लेगी, ये मैं मान के चलता हूँ। अगर उन्होंने लिसांड्रो मार्टिनेज सेल कर दिया इन ईदर ऑफ द केस, चाहे आर्सेनल हो चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो। बाकी डू लेट मी नो कि आपका इन पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो ट्रांसफर अप्रोच है उसके रिगार्डिंग अब आपका क्या ओपिनियन बनना है। डेफिनेटली जितने भी ट्रांसफर स्टोरीज हमने अपने आज के एपिसोड में डिस्कस करी है, व्हाट्स योर रिमार्क्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट और चाय मिलती रहेगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।